21 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। 11 बज चुके हैं, मेरा और आपका साथ जो है शुरू हो चुका है और 11:30 तक मेरा और आपका साथ रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि मेडिकल शो होता है, हम डिफरेंट डॉक्टर्स को पैनल पर बिठाते हैं और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और आई साइट के हवाले से आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आँखें बहुत बड़ी नेमत होती हैं। अगर आंखें ना हो तो हम किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, दुनिया की खूबसूरत की को जो है हम महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अपने प्यारों की शक्लें नहीं देख सकते। और आँखों के बिना बिल्कुल दुनिया ऐसी है जैसे कि ज़िंदगी में अब शायद कुछ बाकी ना रहा हो। आँखें बहुत बड़ी नेमत हैं, आँखों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से डॉक्टर जयपाल छाबरिया, जिनके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं ना सिर्फ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में बल्कि साथ साथ इनकी सरगर्मियाँ जो हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हवाले से हो या दूसरी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बात की जाए। लेकिन आज क्योंकि हम बात करेंगे आँखों के हवाले से, आँखें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आँखों का ख़याल किस तरीके से रखा जाता है, इन तमाम सवालात के जवाब आज हमें देंगे डॉक्टर जयपाल छाबरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू अबीर। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से आपका गहरा ताल्लुक़ है। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि डॉक्टर जयपाल छाबरिया जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को एक बहुत ही वास्ट लेवल पे। एंड आई थिंक ये बहुत एक अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान में रह के, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को जो है लोग डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट बातें होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन डॉक्टर जयपाल छाबरिया डॉक्टर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी आप कह सकते हैं कम्युनिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल करूँगी आँखों के हवाले से। तो सर ये बताइएगा कि आँखें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आँखों का ख्याल किस किस तरीके से रखा जा सकता है? अच्छा, वैसे तो अभी देखा जाए तो हमारे बॉडी का हर आर्गन इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली। लेकिन आँखों की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो शायरों ने भी किया है कि वो अपनी महबूबा को भी नहीं देख सकते अगर उनकी आँखों की रोशनी ना हो, ना अपने माँ बाप को भी बिल्कुल वो मिस करेंगे या अपनी फैमिली को। तो ये बड़ी इसलिए आँखों के लिए एक बोला जाता है वो बड़ी नेमत हैं और कई शायरों ने तो उस पर शायरी भी की है। अच्छा, मैं तो मेडिकल के हवाले से बोलूँगा कि आँखें जो है तो उसमें दो चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि स्कूल्स में जब बच्चा 5 ईयर के बाद एडमिट होता है तो वैसे ऑफिशियली ये होना चाहिए, स्कूल्स को डिमांड करनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि उस वक्त बच्चे की नज़र चेक होनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो हमारे क्या होता है 10 साल तक बच्चे की जो हमारी बीनाई है वो डेवलप होती है, उसके बाद रुक जाती है। अगर कुछ बच्चे, किसी भी बच्चे की बीनाई पहले अगर ख़राब है, वीक है, तो वो लेज़ी आई बन सकती है जो बाद में उसकी इम्प्रूव नहीं होती 10 साल के बाद। तो एक अच्छा। तो ये मैं आपके टीवी के हवाले से बताना चाहता हूँ। बाकी जो आँखों के हवाले से इस पे भी मैं बात करूँगा कि ये मिथ है जो हम कभी कभी बच्चों को पेरेंट्स डांटते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो या ज़्यादा गौर से टीवी देख रहे हैं। हाँ, तो इसका कोई ये मिथ है कि अगर वो 6 घंटे पढ़ेगा या 8 घंटे पढ़ेगा या 10 घंटे पढ़ेगा तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि हमें अगर देखना चाहिए, हम पीछे अगर जाएं 30-40 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे नहीं थी तो लोग तो डिम लाइट में भी पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त चश्मे लोगों को नहीं थे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले ज़माने में सुना जाता था, हमारे बड़ों ने भी बातें की कि भाई हम खंभों की रोशनी में हम लोगों ने पढ़ाई की, बड़े बड़े अफसरान बन गए। लेकिन आजकल आज जैसे कि आपने बताया कि 10 साल तक बीनाई डेवलप होती है, लेकिन उसके बाद से फिर वो वैसी ही रहती है, या तो वो कमज़ोर हो जाती है लेकिन बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो क्या वजूहात हैं उसकी? देखो, एक डेवलपमेंट होती है, हर आर्गन की एक डेवलपमेंट होती है। तो हमारी आँखों की जो उसके पार्ट्स हैं उसकी डेवलपमेंट 10 साल तक कंप्लीट हो जाती है। जी। तो हमने अभी एक बच्चा है, कई बच्चों में ये होता है कि उसकी एक आँख की नज़र पूरी सही होती है, एक की वीक होती है, तो वो दोनों बराबर नहीं चलती। तो जो काम कर रही है वो देखती रहती है, वो दूसरी पीछे रह जाती है, तो लेज़ी आई हो जाती है, वो फिर करेक्टेबल नहीं होती, न चश्मे से ना ऑपरेशन से, पूरी लाइफ लॉन्ग उसको सब। तो एक तो ये उस पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी, मैं ये भी इन्फॉर्मेशन के लोगों को चश्मा लगता क्यों है, लगता ठीक है, ये बड़ा एक नॉलेजेबल। अच्छा, होता क्या है
न ज़्यादा पढ़ने से ये होता है, ना इसमें दो चार चीज़ें रोल प्ले करती हैं। एक तो ये फिज़िक्स का सवाल है कि जब ओके। हम बच्चों में स्कूल्स में पढ़ते हैं कि एक मीडियम से लाइट रेज पास होते हैं दूसरे मीडियम में, तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं, डेफिनेटली। फिर एक फोकस करते हैं जाके प्रॉपर जगह पे। तो हमारे जो बाहर से ये तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं, इनका जो इमेज हमारी आंख में एंटर हो रहा है, तो हमारे जो पार्ट्स हैं उनसे गुजर रहा है इमेज, कार्निया से, फिर लेंस है, उसमें विट्रस है, पानी है, तो आखिरी जाके रेटिना पे जो पर्दा है वहाँ जाके फोकस हो रहा है। अब किसी भी पर्सन में, वो लड़की हो लड़का हो, अगर उनकी जो पार्ट्स हैं हमारे आई के उनका मिलीमीटर्स में साइज़ में डिफरेंस हो, मतलब थोड़ा कम हो जाए या बड़ी हो जाए, तो वो जो प्रॉपर इमेज फोकस होगा, जो बड़ी आंख हो गई तो वो पहले फोकस हो जाएगा, फिर उससे उससे और जो छोटी आंख हो गई तो वो पीछे चला जाएगा। अच्छा। तो उस इमेज को प्रॉपर फोकस करने के लिए शीशा लगाया जाता है आंख में, तो फोकस करता है। इसमें दो किस्म के शीशे आपने देखे होंगे कि मायोपिक एक होते हैं लोग, माइनस के शीशे, प्लस के। तो मायोपिक शॉर्ट साइटेडनेस वाले भी होते हैं, लॉन्ग साइटेड, तो वो प्रॉपर जगह पे शीशा काम करता है कि हमारा रेस को जाके फोकस करता है। तो ये इसका काज है। बाकी रीजंस बहुत सारे हैं कि हमारे फैमिली हेरिडिटी में जैसे शक्ल मिलती है माँ बाप से, तो बीमारियां भी अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जैसे कि आपने बताया कि ये जो आईसाइट की प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली टू फैमिली चलता आता है, मोतिया जो होता है क्या ये भी फैमिली टू फैमिली होती है चीज़? और मोतिया की रीजंस क्या होती हैं? क्या डायबिटिक इसका मेजर रीज़न होता है? नहीं, मोतिया तो फैमिली का नहीं है। अच्छा। ये एज रिलेटेड होता है। एज रिलेटेड है। इसका जो है फिजिकल, उसमें जो चेंज आती है, हमारे आंख में एक लेंस है, लेंस है। वो इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए जो छोटा बच्चा होता है वो किताब उसको देंगे तो वो यहाँ पे भी साफ पढ़ पाएगा, यहाँ पे भी साफ। लेकिन बड़ी उम्र वाला जो होता है तो वो यहाँ पे तो साफ पढ़ पाएगा 1 फीट पे, 40 साल के बाद वो यहाँ नहीं पढ़ पाएगा, बल्कि उसकी नज़र यहाँ भी 1 फीट पे भी 40 साल के बाद कम हो जाती है। तो मोस्टली 40 साल के बाद हमें रीडिंग के गिलासेस आपने देखे होंगे, खातून जो है सुई में धागा नहीं डाल सकती और मर्द जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकता मोबाइल को। तो ये एक जो उसका लेंस है वो हमारा हार्ड हो जाता है। पहले वो सॉफ्ट होता है तो इलास्टिक हो गए, तो जो अकोमोडेशन पावर उसका ज़्यादा होता है, तो वो इमेज को आगे पीछे फोकस कर सकता है। बाद में उसका जो पावर ख़त्म, तो हमें चश्मा रीडिंग के लिए ज़रूरत होता है। आज बाकी जो मोतिया बताए, अच्छा मोतिया के कई काजेज़ हैं। एक तो एज रिलेटेड काज है, जो ये 50 साल के बाद होता है, किसी को 60 में होगा, किसी को 55 में, किसी को 65 में। मतलब ये होगा, मतलब ये जरूरी होगा। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे काजेज ट्रामा भी है, चोट लग गई उसका भी काज है, केमिकल कहीं बर्न हो गया, कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये भी होगा। कंजेनिटल भी होता है, पैदाइशी भी कई बच्चों को हो जाता है कि पैदा हुआ बच्चा उस वक्त उसको कैटरेक्ट मौजूद है। अच्छा, ये भी होगा। आपने जो डायबिटीज़ का नाम लिया, डायबिटीज़ इज़ द वन काज आल्सो, लेकिन होता सबको है, लेकिन डायबिटीज़ वाले को अर्ली हो जाता है, मतलब वक्त से पहले। तो ये बहुत सारे काजेज़ हैं, और उसका जिसको भी मोतिया होता है उसको डरे नहीं और अपना वक्त पे जाके ऑपरेशन कराए। अगर वो लेट करेगा वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वो लेंस गल जाएगा, हाइपर मैच्योर हो जाएगा। तो आजकल जो फेको सर्जरी होती है दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर द इमेच्योर कैटरेक्ट, फेको सर्जरी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मोतिया हो गया, दीगर जो प्रॉब्लम्स हो गई आइस रिलेटेड, जब मोतिया को डायग्नोस किया जाता है तो उससे पहले जब ऑपरेशन करना होता है तो उससे पहले कोई एडिशनल टेस्ट होते हैं जो आप रेकमेंड करते हैं? और डायबिटिक पेशेंट्स को स्पेशली कोई टेस्ट रेकमेंड किए जाते हैं या नहीं, ये भी बताइए। अच्छा, डायबिटीज़ तो ना तमाम ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट है। कोई भी ऑपरेशन आप कराएंगे तो डॉक्टर आपका, तो आई वाले भी कराते हैं डायबिटीज़ का। लेकिन आजकल क्योंकि ये कोरोना हुआ है तो कुछ लोग रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि उनका वो भी टेस्ट करते हैं, या HIV के टेस्ट कराते हैं, जहाँ मल्टीपल डॉक्टर ऑपरेशन करता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट कहीं दूसरे पे यूज़ ना हो, तो HIV का भी वो टेस्ट करा लेते हैं। नहीं, बाकी डायबिटीज़ का तो रिक्वायरमेंट हर ऑपरेशन में है, मस्ट है। ठीक है, ये भी बताइएगा साथ ही साथ कि अब स्कूल्स खुल चुके हैं और सुनने में ये भी आया है कि स्कूल खुलने के बाद, आज मैं खबरें पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि 500 नए केसेस आ गए। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, कोरोना अभी भी है, ख़त्म हो गया है? किस किस्म के SOPs लेने के हमें अभी भी ज़रूरत है? डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेशली इस कोविड के दौरान?
अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल स्कूल खुले हैं। मैं तो ज़ाती तौर पर, मैं जिसका मेंबर हूँ पीएमए का, उनका तो इस पे ओपिनियन था कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए पहले भी जो, लेकिन मेरा उस वक्त भी ओपिनियन था कि स्कूल खुलने चाहिए। खुलने चाहिए। हाँ, लेकिन उसका रीज़न देता था कि मतलब उसको एट ए टाइम तमाम बच्चों को नहीं बुलाया जाए। अगर हम एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो एक दिन पे अगर वो 10-12 बच्चे को भी बुलाएं तो वंस अ वीक बच्चों की क्लास होनी चाहिए। वंस एक तो होनी ये, चाहिए। दूसरा उसके मैं इस फेवर में था कि उन बच्चों को जो हम स्कूल में एजुकेट कर सकते हैं, उनको जो नॉलेज दे सकते हैं, वो जाके पेरेंट्स को देंगे और उससे फ़ायदा होगा। एक इसका ये भी रीज़न था एजुकेशन के साथ। क्योंकि दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो बच्चा जब हमने उसको स्कूल बंद कर दिया था तो वो घर में नहीं बैठता था, वो मोहल्ले में खेलता भी था, बच्चों से भी मिलता था और गिरोह बना के भी उनके स्कूल वैन्स में भी जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं एसओपीज होने चाहिए। नहीं हो रहा है फॉलो। नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, नहीं हो रहे उस पर हम बात कर सकते हैं, होने चाहिए। किस तरीके से हो सकता है? हाँ ठीक है, उसका तरीका बहुत आसान है कि वैन वालों को भले किराया बढ़ा देना चाहिए, वो एट ए टाइम कम बच्चों को उठाएं। ठीक है। अगर उनमें कैपेसिटी 10 बच्चों की है तो 5 को उठाएं, ठीक है। उनके चक्कर लगाएं, या ये स्कूल वाले ज़्यादा हायर करें तो किराया, क्योंकि पेरेंट्स बीमारी से बचाने के लिए पेरेंट्स बच्चे का ज़्यादा किराया अफोर्ड करेंगे, लाजमी है। तो वो होना चाहिए एसओपी। मास्क मस्ट होना चाहिए स्कूल में, वैन में मस्ट, डिस्टेंस रखना चाहिए, हैंड शेकिंग नहीं होना चाहिए, बच्चों को गले नहीं मिलना चाहिए, और बगैर सोच के आंखों को भी टच नहीं करना, फेस की तरफ हाथों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी जो एंट्री पॉइंट है कोरोना की, वो सिर्फ नाक नहीं है, नाक के साथ मुंह भी है, मुंह के साथ आंखें भी हैं। अच्छा, आजकल हम लोग जो है, जैसे कि आदत है साबुन से तो हाथ धोते ही हैं, लेकिन ख़ास इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, इवन हाथ धोने के बाद भी आप सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। सैनिटाइज़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी आंखों पे हाथ रख रहे होते हैं, मुंह पे हाथ रख रहे होते हैं, तो सैनिटाइजर्स जो है आंखों के लिए कितने ज़्यादा नुकसानदेह हैं? अच्छा, वैसे तो देखिए ना, अगर मैं नॉर्मली देख रहा हूँ, आप केयरफुली इस्तेमाल करें तो उनका कोई नुकसान नहीं है। बाकी आप ख्याल करें कि कहीं दबाते हुए वो आपकी आंख में नहीं चला जाए, या आप उसको फ़ौरन लगा के अपनी आंखों को नमस लें, तो इस तरह का ख्याल करना चाहिए। बाकी तो मैं समझा नहीं हूँ। बाकी आपका उसमें जो पिछला सवाल था, उसमें डॉक्टर ईसा लैब का रोल क्या है, ये बड़ा, डॉक्टर ईसा लैब का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो डॉक्टर ईसा लैब एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो दूसरी लैब्स इस तरह की नहीं है। उसके यूनिक पॉइंट्स ये हैं, एक तो 24 आवर वो खुली होती हैं, 24 आवर्स के लिए होती है। ठीक है, ईद हो, तूफ़ान हो, हड़ताल हो, वो बंद नहीं होती। जैसे आम एक कहावत है कि दवा खाना, शफा खाना, पैखाना बंद नहीं होता, तो इस तरह ईसा लैब जो हमेशा खुली होती है और वो सर्विस दे रही होती है। और मैं समझता हूँ उसकी जो मैक्सिमम ब्रांचेज़ हैं, किसी भी लेबॉर्ट्री की इतनी ब्रांचेज़ नहीं हैं कराची में, आप देखेंगी। और अभी भी रिसेंटली भी कोरंगी में हमने इजाफा किया है। और दूसरा कि रेट्स उसके दूसरी बहुत जो महंगी लैब्स हैं उनसे कम हैं, डिस्काउंट दिया जाता है डिजर्विंग पेशेंट्स को। कोविड के जो टेस्ट अभी हो रहे हैं, तो वो टेस्ट के रिजल्ट्स जो होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, वो आप कब तक प्रोवाइड करते हैं लोगों को? हम तो फास्टेस्ट इसमें ये हम एक वो करते हैं कि हम फास्टेस्ट हमारा रिजल्ट्स की सर्विस है, हम 24 आवर में दे रहे हैं। आज जैसे टेस्ट हुआ तो कल सुबह को उसके हाथ में रिज़ल्ट मिल जाता है। और इस वक्त मैक्सिमम जो एयर फ्लाइट्स हैं, जो इंटरनेशनल कंपलसरी है विज़िट के लिए, कोई भी बाहर जा रहा है, और मैं एक आनर समझता हूँ कि ऐसी महीने में पिछले 10-15 दिन में मेरे पास बुशरा अंसारी भी आई है, जावेद शेख भी मेरे पास आया मेडिलिंग में, और उनका हमने एक प्रॉपर टेस्ट किया। तो मैं समझता हूँ, और मैक्सिमम जितनी कतर है, एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है, तर्किश है, ईरानी है, तो इनका तमाम हमारे पास हम अथोराइज्ड है डॉक्टर ईसा लैब। और बेस्ट हमारे पास जो मेडिलिंक में मैं तो खुद सैंपल लेता हूँ, फ्लाइट्स के साथ भी आप लोगों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कोविड जब आया, कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी बीमारी, ऐसी वबा दुनिया में आएगी, पाकिस्तान में आएगी? क्योंकि एक बहुत मुश्किल टाइम रहा है, तो आपने उस मुश्किल सिचुएशन में अपनी फैमिली को किस तरीके से कन्विंस किया कि आप काम करें, लोगों की खिदमत करें? क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा, बहुत जगह सुना, बहुत जगह देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स बैक ऑफ कर गए,
चले गए फैमिली प्रेशर की वजह से, तो आपने इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने आपके साथ किस किस्म का ताउन किया, ये भी बताइएगा। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने तो बहुत ही एक अपने जो काम करने वालों के लिए बहुत ही कोऑपरेट किया। उनको बाकायदे प्रोटोकॉल के तहत जो किट होती है वो यूज़ मिलती है कि वो प्रॉपर यूज़ करें, ग्लोव्स प्रॉपर यूज़ करें, मास्क कंपलसरी है। मास्क पहनना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? नहीं ये भी नहीं, बताइएगा। नहीं मैं तो उसमें मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है। मैं तो एक दफ़ा मेरे से कहीं विजिट पे जा रहा था तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा मैं सिर्फ सोते टाइम उतारता हूँ। अच्छा, घर में भी पहने रखते हैं? नहीं, घर में मतलब है कि अभी जो मैं सेपरेट कमरे में बैठा हूँ तो वहाँ तो ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बाकी जनरली मैं कहीं भी अगर लैब में सुबह को जाता हूँ तो विदाउट कभी भी उतारता नहीं हूँ मास्क, जब तक मैं वहाँ से ऑफ नहीं करूँ। तो ये मेरी हैबिट बन चुकी है। और दूसरा मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा है जो हमारे कंट्री में लोगों को पहली दफ़ा हैंड वाशिंग की प्रॉपर नॉलेज मिली है। जापान में जो यूरोप में तो बच्चों को पहली क्लास में समझाया जाता है कि हैंड वाशिंग कैसे करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में पहली दफ़ा लर्निंग हुई है कि 20 सेकंड्स तक आपको हैंड वॉश करने हैं, 2-3 घंटे में वॉश करना है आपको। दूसरा तो ये बहुत सारा इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। बाकी आपने बोला एक्सपेक्ट, क्योंकि ये कोरोना पहली दफ़ा नहीं है, 2002 में भी ये हुआ था सार्स के नाम से, और दूसरा मर्स के नाम से फिर 10 साल के बाद हुआ था मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया में, पहला चाइना में हुआ था। तो ये पहले भी हो चुका था, लेकिन ये पहले अभी जो चाइना में हुआ है इसको नावेल भी बोला जाता है, ये नया है। और कोविड हम जो बोलते हैं, कोविड भी CO कोरोना से है, और VI वायरस से, D डिजीज़ से, और 19 ये 2019 में है। तो ये लोगों को समझ लेना चाहिए। और दूसरा ये नया है, इसका फॉर्म जो शेप है। अच्छा, पाकिस्तान में जो है मैं समझता हूँ कि हम प्रॉपर क्योंकि वो नहीं कर रहे तो ये ज़्यादा चलेगा, मलेरिया की तरह ख़त्म होने नहीं जा रहा। जैसे हम पोलियो में भी भुगत रहे हैं कि पूरी दुनिया के तमाम मुल्क 1-2 के सवा हम फंसे हुए हैं अभी भी पोलियो में। तो मैं समझता हूँ कोरोना, लेकिन ये एक बेनिफिट है जो पाकिस्तानी उसमें अफेक्ट इतना नहीं हुआ। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, हम कई किस्म के वैक्सीन लगा चुके हैं, हम पोल्यूटेड कंट्री में रहते हैं, गंद कचरा भी यहाँ हमारे लोग अच्छा, ये भी कहा गया था कि इम्यूनिटी पावर टोबैको जो है उससे भी आप सेफ रह सकते हैं कोरोना से। इज दैट ट्रू? टोबैको जो यूज करते हैं? नहीं, ये मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सोचा मैं आपसे जरूर पूछूंगी। ये नहीं है कोई इम्यूनिटी पावर कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें, हाइजेनिक रहें, दैट इज़ गुड। बट इसका कोई टोबैको का कोई वो, अगर हम कंपैरिजन करें इम्यून सिस्टम के हवाले से, तो इम्यून सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं, या हम अगर अमेरिकन जो एक बंदा है वो वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं लोग, तो क्या यही वजह थी कि हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग थे इसलिए हम ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुए? लेकिन अब क्योंकि स्कूल्स खुले हैं और केसेस मज़ीद आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कभी कोरोना वायरस ख़त्म होगा या नहीं होगा? नहीं, ख़त्म तो देखें हर चीज़ का है कंट्रोल, लेकिन हमारी विल पावर होना ज़रूरी है। विल पावर होना ज़रूरी है। और विल पावर में गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी का रोल प्ले है, स्कूल्स का कि वो स्कूल वाले कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं कि जब तक हम विल पावर, जैसे हम पोलियो नहीं ख़त्म कर पाए, ये शर्म की बात है कि बेनज़ीर भुट्टो ने पहली दफ़ा शुरू किया था, उस ज़माने से पोलियो हम पिला चुके बच्चों को, करते ना, लेकिन हमारा कहीं तो फॉल्ट है। कहाँ है फॉल्ट? इस पे भी मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। लेकिन फॉल्ट तो ये देखो 2-4 चीज़ों में आ सकता है फॉल्ट। एक फॉल्ट तो ये कि वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जो लाखों रुपए सैलरी उठाते हैं उनका ये शायद विल पावर ही नहीं हो, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगी तो उनकी तनख्वाहें विल पावर को बूस्ट कैसे किया जाए? बंद हो जाएंगी, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, या तो हम 100% बच्चों को नहीं पिला रहे, उन्हीं बच्चों को पिलाते हैं जिसको लास्ट ईयर पिलाया, जो बाकी सेक्शन है उसको हम छोड़ देते हैं। तीसरा काज ये भी हो सकता है कि हमारी जो पोलियो के ड्राफ्ट्स क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं बनते, बाहर से आते हैं, तो उसका हम जो बाहर भेज रहे हैं जिसको सक्खर, जैकबाबाद, बलूचिस्तान, तो आया उसका कहीं फॉल्ट हो कि हम उसका टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर रहे, आया उसका यूज़ मिस, तो बहुत सारे इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं चीज़ों पे। अगर हम उस पर कॉन्क्रीट बैठेंगे तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है और उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ लास्ट मैसेज में 30 सेकंड्स हमारे पास हैं, आप आवाम को यूँ तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग
आई सर्जन बन रहे हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो फील्ड में आके परसुएट करेंगे, चीज़ों पे काम करेंगे, क्योंकि कोविड भी है। तो आप क्या ख़ास इंस्ट्रक्शंस, टेक्निक्स देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो मेडिकल की फील्ड में है, जिससे वो अपने आप को मज़ीद ग्रूम कर सकें, ये भी बताइएगा। मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगा, आई फील प्राउड पाकिस्तानी। और मैं मिनार्टी कमीशन का मेंबर हूं जो इमरान खान ने मुझे बनाया है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तमाम लोग जितने भी हैं, उनका मज़हब क्या भी हो, वो एक बहुत ही मेहनत से काम करें और तभी हमारा पाकिस्तान बदल सकता है। हम पीछे हैं, कई चीज़ों में पीछे हैं, तो इसको बदलने में हम रोल प्ले कर सकते हैं। और दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को तरक्की से रोक सके। लेकिन हमें, जब तक हम पूरी मेहनत नहीं करेंगे, आज भी हम देखेंगे हमारे प्राइमरी स्कूल्स की हालत ख़राब है, हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत ख़राब है, हमारे इलाकों में मॉलों में सफाई नहीं। आज सुबह को भी मैं एक मरीज़ के लिए चिल्ड्रेन हॉस्पिटल NICH में फ़ोन कर रहा था, जहाँ दीवार पे कीड़े घूम रहे हैं, उसकी मैंने वीडियो। तो मुझे शर्म आती है कि हम कई चीज़ों को जल्द से जल्द हम बदलें और हमारा मुल्क भी अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसा हो जाए, और हम कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। पाकिस्तान जो है किसी से पीछे नहीं है, कोई ताकत जो है हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे साथ आज मौजूद थे डॉक्टर जयपाल छाबरिया, जिन्होंने हमें बताया कि आंखों की हिफाजत किस तरीके से की जा सकती है। हवाले से भी बात की गई कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस खुल गए हैं, तो जितने भी बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और SOPs को फॉलो करना ना भूलेगा, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अबीर हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अबीर।